नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। अधूरी पड़ी आवासीय परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए के कोष को कैबिनेट की मंजूरी। 1600 से ज्यादा परियोजनाओं के 4,58,000 आवासीय इकाइयों को पूरा करने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का करेंगे शुभारंभ। 16 देशों के 1800 से ज्यादा निवेशक ले रहे हैं हिस्सा। हिमाचल प्रदेश सरकार को करीब 85,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली और पंजाब समेत पड़ोसी राज्य सरकारों को लगाई कड़ी फटकार। पराली नहीं जलाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को 7 दिन के भीतर 100 रुपए प्रति क्विंटल का वित्तीय सहयोग देने का निर्देश। बीएसएनएल ने अपने कर्मचारियों के लिए पेश की वीआरएस योजना। 3 दिसंबर तक के लिए जाएंगे आवेदन। करीब 80,000 कर्मचारियों की योजना का विकल्प चुनने की उम्मीद। वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपए की होगी बचत। रमन इफेक्ट की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की जयंती आज। कोलकाता में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तीसरे दिन आज रेडियो किड्स के साथ सबसे ज्यादा लोगों की सभा करने का कीर्तिमान बनाने की तैयारी। सीवी रमन और जगदीश चंद्र बोस को समर्पित है प्रयास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष बनाने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक स्पेशल फंड बनाएगी जिसमें सरकार का योगदान 10,000 करोड़ रुपए का होगा। इसमें कई और संस्थान शामिल होंगे और सबको मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार होगा। इसमें एसबीआई और एलआईसी शुरुआत में शामिल होंगे। आगे और भी संस्थान इसके साथ जुड़ेंगे और फिर फंड की राशि बढ़ाई जा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कोष से 4,58,000 घरों की 1,600 आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा। Is a special window which is to be structured as an alternative investment fund, as an AIF, which will pool all these investments. Government gives 10,000 crores. We've already spoken with, say, institutions like the SBI, LIC and so on, who together will also put in money, which I think will touch 25,000 crores. SBI and LIC, we've spoken, and others also will join in. But this will be kept open. There are a lot of sovereign funds also who have expressed interest to come into it. Gradually, we'll keep adding to the AIF corpus. वित्त मंत्री ने कहा कि रेरा में जो भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत सहयोग दिया जाएगा। उन्हें आखिरी स्टेज तक मदद दी जाएगी। यानी अगर 30% काम अधूरा है तो जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा उन्हें मदद दी जाएगी ताकि होम बायर को जल्द से जल्द मकान हैंडओवर हो जाएगा। अगर ये एनपीए भी होगा तब भी उसकी मदद की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिनी समेत कई और देशों के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दे दी है। रेरा में रजिस्टर्ड जो भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत नेट वर्थ पॉजिटिव जिनका है, मतलब कुछ आई हैव सोल्ड सम फ्लैट्स, आई हैव मेनी मोर टू सेल, आई हैव असेट्स, ऐसे नेट वर्थ उनका असेसमेंट करने के बाद those projects will get funded for the last finishing stage tak. 70% complete, 30% incomplete. For completing the 30% incomplete, this money will go to the escrow.
not as a lump sum at one go. One stage tak, you need this much, you take that much. That is complete, you take some more. Third stage, you need some more, you take like that. In stages, up to the stage that they complete, we give the money. So that once the handover happens, the home buyer takes it and he is now no longer got to worry about his project complete hoga ki nahi hoga. Agar ye NPA bhi ho, this project has already been declared an NPA, even then they can benefit from this. और अब बात हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस मीट के माध्यम से करीब 85,000 करोड़ के MOU साइन किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत पूरी सरकार और अफसरों ने मीट को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों के आने का भी कार्यक्रम है। इस मीट में 16 देशों के 1800 से ज्यादा निवेशक धर्मशाला पहुंच रहे हैं। सभी विभागों ने जो महत्वपूर्ण तैयारियां हैं वो करीब हो रही हैं। आज हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं। हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि ये जो मीट है वो बहुत अच्छी रहे। जो इन्वेस्टर्स यहाँ आए हैं उनसे हमारे सभी विभाग इंटरेक्शन करेंगे, उनको जो जानकारी चाहिए वो उनको प्रदान करेंगे, जिससे कि जिस एक्सपेक्टेशन से वो आए हैं उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार से हम फील्ड में उनको मौके पर काम शुरू करवाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा कर सकें। करीबन 1700 इन्वेस्टर्स यहाँ आने की संभावना है। इन्वेस्टर मीट में सबसे बड़ा निवेशक देश UAE है, जो कि इन्वेस्टर का पार्टनर भी है। इस मीट में प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि पर्यटन, वेलनेस, दवा और हाइड्रो पावर उद्योग में काफी निवेशक अपनी रुचि दिखाएंगे। अगर हम हाइड्रो पावर सेक्टर की बात करें तो पूरे कंट्री में, भारतवर्ष में 150 गीगावाट का पोटेंशियल है, जिसमें से अभी तक करीब 45 गीगावाट हार्नेस हुआ है। उस 45 गीगावाट में से 10.5 गीगावाट हिमाचल में ही हार्नेस हुआ है और हिमाचल में टोटल पोटेंशियल जो है हाइड्रो पावर का वो हार्नेसेबल 23.5 गीगावाट है। अभी कुछ प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट जो है उसमें अभी इन्वेस्टमेंट वो नहीं आ रही थी। तो हिमाचल प्रदेश ने इसमें इंसेंटिव्स दिए हैं डेवलपर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ डेफर्ड फ्री पावर, रिम्बर्समेंट ऑफ स्टेट GST या और कई इंसेंटिव्स हैं। तो उस इंसेंटिव से जो हाइड्रो पावर डेवलपर्स हैं वो आएंगे और जो रिमेनिंग पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का वो डेवलप होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं निवेशकों में देश के बड़े घराने अंबानी, गोदरेज, महिंद्रा आदि भी आ रहे हैं। प्रदेश में पहली बार हो रही इस मीट से प्रदेश सरकार को काफी उम्मीदें हैं। हिमाचल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां की सरकार और लोगों को उम्मीद है कि इस मीट के बाद यहां पर हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, जिससे न केवल यहां की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा बल्कि साथ ही साथ यहां के लोगों के लिए रोजगार के नए साधन भी सुलभ होंगे। धर्मशाला से एक कैमरामैन सुधांशु और सुनील पासवान के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह चौरान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, हिमाचल प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कितनी उम्मीदें इस मीट को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर जताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अहम है। यहाँ की सरकार जो है उसको उम्मीद है कि करीब 85,000 करोड़ रुपए के MOU यहाँ पर साइन किए जाएंगे और
जिस तरीके से पहली बार ये इवेंट हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके उद्घाटन समारोह में आएंगे और कई अन्य केंद्रीय मंत्री जो है वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे, तो काफी उम्मीदें हैं महाराष्ट्र सरकार, यहाँ की जो हिमाचल सरकार है प्रदेश की, उसको यहाँ पर है। और पहली बार करने का लाभ यहाँ पर ये है कि काफी उत्साहित लोग हैं और इन्वेस्टर्स जो है करीब 1800 इन्वेस्टर्स के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है, जिससे कि रोजगार के जो साधन है वो बहुत मुहैया होंगे। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे और जो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पास, जिसमें टूरिज्म सेक्टर है या हाइड्रो पावर एक बड़ा सेक्टर है, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश यहाँ पर हिमाचल की सरकार कर रही है। इस तरीके से ज्यादा लोग यहाँ इन फील्ड में और खासतौर पर आरोग्य का एक जो नया सेक्टर वो लोग खोलना चाह रहे हैं, उसमें किस तरीके से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को लाभ उसका मिल सके, इस लिहाज से यहाँ पर कोशिशें जो है वो की जा रही हैं और उसके तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगले 2 घंटे में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सुरक्षा के बड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं प्रधानमंत्री की आमद को देखकर, और केंद्रीय गृह मंत्री कल आएंगे अमित शाह। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो सरकार ने उम्मीद पाली है कि इसमें करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट होंगे, उसमें से अगर हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, प्रदेश के लिए एक बड़ी बात होगी। नजर बना के रखिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने तैयारियों का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 के लिए तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। अंतिम चरण में बिल्कुल तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और हिमाचल सरकार को उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो अपने प्रदेश में जुटा पाएंगे। हिमाचल में इस तरह की एक पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। जो अलग अलग क्षेत्र है जिनमें हिमाचल प्रदेश का काफी दारोमदार रहा है और मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ उन अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनका एक बड़ा हिस्सेदारी रही है। सरकार को उम्मीद है कि उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे मजबूत एसेट माना जाता है वो है यहाँ का टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर के लिए हिमाचल सरकार ने कोशिश की है कि कैसे टूरिज्म के माध्यम से ज्यादा रोजगार दिए जाएं और ज्यादा लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके सुविधाएं जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको बढ़ाया जाए, जिससे कि प्रदेश में इनकम काफी बढ़े और लोग स्वावलंबी बने, रोजगार मुहैया लोगों को कराया जा सके। हिमाचल टूरिज्म ने अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं, जो सबसे ज्यादा है। धर्मशाला से कैमरामैन सुधांशु और सुनील पासवान के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में पिछले काफी दिनों के मुकाबले अब कमी देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिन में तेजी से आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब बना हुआ है। हवाएं तेजी से चलने से आज प्रदूषण का स्तर और कम होने की उम्मीद है। दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम का आज चौथा और ऑड नंबर की गाड़ियों का दिन है। आज सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां सड़क पर उतरेंगी। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल सख्त नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा कि जहरीली हवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गई है। न्यायालय ने वायु प्रदूषण को काबू करने में विफल रहने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकारों को फटकार लगाई। न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को उनके यहां पराली नहीं जलाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को 7 दिन के भीतर 100 रुपए प्रति क्विंटल का वित्तीय सहयोग देने का निर्देश दिया है। 3 राज्यों में पराली जलाया जाना दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए 44% जिम्मेदार है। सोमवार को न्यायालय ने पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन किसानों ने इसके बावजूद पराली जलाना जारी रखा। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि राज्य सरकारें फंड की कमी का बहाना बनाकर इससे बच नहीं सकती। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप लोगों को प्रदूषण से मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आप इस देश को 100 साल पीछे ले जा रहे हैं? अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर तुरंत कार्रवाई करने तक की चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अपनी ड्यूटी नहीं निभाने पर भी कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करने में पूरी तरह से फेल हुए हैं।
जस्टिस मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब कोई पराली ना जले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो पराली जलाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों को मशीनें देने में प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश मल्टीमीडिया मंच प्रगति की बैठक में दिया। बैठक में 16 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर से संबंधित 61,000 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्हें 49 कामकाजी संकेतक पर आधारित डैशबोर्ड के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने पिछड़े जिलों को राष्ट्रीय औसत तक लाने की समय सीमा निर्धारित करने की जरूरत और ऐसे जिलों में युवा अधिकारियों की तैनाती पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच की प्रगति से अवगत कराया गया। बयान में कहा गया कि ई भुगतान अब सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 एकीकृत ई मीडिया के विकास की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री ने ढांचागत संपर्क परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। इसमें कटरा बनिहाल रेलवे लाइन भी शामिल है। उन्होंने परियोजना को अगले साल तक पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पूर्वोत्तर की कई परियोजनाओं जैसे कि आइजोल तुईपांग राजमार्ग परियोजना के चौड़ीकरण पर भी चर्चा की गई। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज अपने सभी निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। इससे पहले कल बीजेपी और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि वो शरद पवार के बयान का स्वागत करते हैं। शिवसेना और बीजेपी साथ हैं। किसानों के मुद्दे पर हमारी अच्छी बैठक हुई। हमें खबर का इंतजार करना चाहिए। अच्छी खबर कभी भी आ सकती है। पहले दिन से कह रहा हूं, पानी को कितना भी उसका विभाजन करने की कोशिश करो, हम साथ में हैं। आज जब किसान की समस्या के बारे में चर्चा शुरू हुई तो शिवसेना भाजपा के साथ और भाजपा शिवसेना के साथ इस सह्याद्री में नजर आई है। तो मुझे लगता है कि हमने निश्चित रूप से आने वाले अच्छी खबर का इंतजार करना चाहिए। इससे पहले कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को ही सरकार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो जनादेश मिला है उसके आधार पर कांग्रेस और एनसीपी को विपक्ष में बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना का 25 साल से गठबंधन है और उन्हें ही सरकार बनानी चाहिए। So we are confident that they will today, tomorrow, day after tomorrow, they will come together. Now, I don't see any other objection. Option is only one. And that option is BJP Sena should form government as early as possible and they should remove this stigma. राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा टीवी की कंटेंट सलाहकार समिति में सांसद प्रसन्न आचार्य को सदस्य मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति सांसद अच्युतानंद सामंत के स्थान पर की गई है, जो कि 17वीं लोकसभा के सदस्य चुने हैं। बीजेपी की लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को सांसदों के वेतन भत्ता संबंधी संयुक्त समिति का अध्यक्ष चुना गया है। 2019-20 सत्र के लिए समिति के सदस्यों की बुधवार को ही बैठक में सर्वसम्मति से उनका चयन किया गया। 9 अक्टूबर को गठित इस संयुक्त समिति के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को मनोनीत किया था। 15 सदस्यीय समिति में राज्यसभा से 5 सांसद SR बालासुब्रमण्यम, MV राजीव गौड़ा, सुरेंद्र सिंह नागर, नारायण लाल पंचारिया और रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। सांसद वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 9 के तहत ये समिति गठित होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि VRS पेश की है।
कंपनी को उम्मीद है कि इस योजना का लाभ 70 से 80 हजार कर्मचारी उठाएंगे और इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार से इस दूर संचार कंपनी के लिए राहत पैकेज की मंजूरी के कुछ दिनों बाद वीआरएस लाई गई है। बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा है कि ये योजना 3 दिसंबर तक खुली रहेगी। वीआरएस की पेशकश के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को इस बारे में निर्देशित किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1.5 लाख है और करीब 1 लाख कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हैं। बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना 2019 के अनुसार 50 साल की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक उम्र के बीएसएनएल के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन के पात्र हैं। इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो बीएसएनएल के बाहर दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति आधार पर काम कर रहे हैं। ब्रिटेन की अदालत ने भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की नई जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। नीरव मोदी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत भेजे जाने का मामला चल रहा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने नीरव मोदी की याचिका को 20 लाख पाउंड से 40 लाख पाउंड तक की दोगुनी जमानत की पेशकश के बावजूद खारिज कर दिया। इससे पहले ब्रिटेन की अदालत 4 बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। नीरव मोदी को लंदन के होलबोर्न इलाके से 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत में पेश किया गया था। वो करीब 7 महीने से लंदन की वॉर्ड्सवर्थ जेल में हैं। गंभीर चक्रवाती तूफान महा कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान आज दोपहर तक तटीय इलाके पर पहुंचेगा। इसके बाद सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ की 15 अतिरिक्त टीमों को बुलाया गया है, जबकि भारतीय नौसेना भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के मजबूत होकर चक्रवाती तूफान का रूप लेने और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 9 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने राज्य के 30 में से 15 क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह भी दी गई है। अभी ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है वहाँ। अभी जो लोकेटेड है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी। अभी ये और भी वीकनिंग हो जाएगा। हम ग्रेजुअली यही लाइन बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वीकनिंग हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सौराष्ट्र कोस्ट को हिट नहीं करेगा, इसको अवॉइड कर जाएगा। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। साल 2020 तक देश में क्लीन एनर्जी को लेकर किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर केंद्र सरकार ने 24 देशों और यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा और चर्चा की है। सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में निवेश 2 गुना हो गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक अक्षय ऊर्जा को 175 गीगावाट तक पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार के मुताबिक साल 2015 से लेकर अब तक देश में टेक्नोलॉजी को लेकर निवेश में बढ़ोतरी हुई है। साल 2015 में टेक्नोलॉजी में निवेश जहां केवल 470 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर 967 करोड़ रुपए हो गया है। कोलकाता में आयोजित 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आज तीसरा दिन है। आज एक नया कीर्तिमान बनने की तैयारी है। आज रेडियो किड्स के साथ सबसे ज्यादा लोगों की सभा करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें 400 से ज्यादा विद्यार्थी भागीदारी करेंगे। अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा करती है। वो अलग अलग समय पर विद्युत धाराओं की तरह त्वरण से विद्युत आवेशों को गुजारकर पैदा की जाती है। रेडियो तरंगें ट्रांसमीटर्स द्वारा कृत्रिम रूप से पैदा की जाती है और एंटीना के इस्तेमाल से रेडियो रिसीवर्स द्वारा ग्रहण की जाती है। ये प्रयास जगदीश चंद्र बोस को समर्पित है। कोलकाता में आयोजित 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के पहले दिन खगोल भौतिकी के प्रशिक्षण में
एक साथ 1598 छात्रों की भागीदारी और स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किए जाने का सबसे बड़ी कक्षा आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ था। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की आज जयंती है। उनका जन्म 1888 में आज ही के दिन तमिलनाडु के त्रिचुनापल्ली में हुआ था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। सीवी रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसकी याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। विज्ञान की सेवा करते करते 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में उनका निधन हो गया था। The Raman wanted for conducting research was not a very difficult stuff. But today we have gone so deep in our research that if you want to do any important work, you need a very elaborate arrangement. So which also means that our investment in fundamental sciences, our investment in scientific research and institutions should grow. And we should also take up challenging work. अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की आज जयंती है। उन्होंने स्वदेशी गरीबी दूर करने और शिक्षा के लिए खूब काम किया। आजादी की लड़ाई के दौरान बिपिन चंद्र ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने और हड़ताल जैसे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक रहे बिपिन चंद्र एक बड़े समाज सुधारक थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी विचारधारा के जनक, समाज सुधारक, विचारक, लेखक बिपिन चंद्र पाल की जयंती पर उन्हें नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि हमारे नेताओं द्वारा स्थापित अनुकरणीय आदर्शों का भारत बनाएं। उनकी स्मृति में यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब से कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।